वैदिक पीरियड का मतलब क्या है? देखो, वेदा का मतलब होता है नॉलेज या फिर ज्ञान। तो वैदिक पीरियड वो टाइम पीरियड है जब सीक्रेट नॉलेज बुक्स यानी कि वेदास कंपोज और प्रिजर्व हुई थी। ये पीरियड इंडियन हिस्ट्री में एक ट्रांजिशनल फेज है, जहां हमें ट्रांजिशन देखने को मिलता है एक प्री हिस्टोरिक ट्राइबल लाइफ से ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन की तरफ, यानी कि जहां ट्राइबल लोग एक ऑर्गेनाइज्ड सेटल्ड लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहे थे। ये वैदिक पीरियड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अर्ली वैदिक पीरियड जो कि था फ्रॉम 1500 टू 1000 बीसी, और लेटर वैदिक पीरियड जो कि था फ्रॉम 1000 टू 600 बीसी। अब यहाँ हम अर्ली वैदिक पीरियड को देखें तो इस पीरियड को ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि इस पीरियड के दौरान ऋग वेदा लिखी गई थी, जो कि 4 वेदों में सबसे ओल्डेस्ट है। इस अर्ली वैदिक पीरियड की इंपॉर्टेंस ये है कि ये पीरियड वो फाउंडेशन स्टोन है जिस पर इंडियन कल्चर, रिलीजन, फिलॉसफी, इकोनॉमी और सोशल सिस्टम्स डेवलप हुए। इस पीरियड में हमें इंडो आर्यन ट्राइब्स देखने को मिलती हैं जो एक सेटल्ड लाइफ की तरफ ट्रांजिशन करती है, और ये इंडो आर्यन ट्राइब्स मेनली लोकेटेड थी सप्त सिंधु रीजन में। सप्त सिंधु का मतलब है 7 नदियों का इलाका। ये 7 रिवर्स थी। इंडस, जिसे सिंधु भी बोला जाता है, इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, और साथ में सरस्वती रिवर। ये एरिया मेनली प्रेजेंट डे इंडियन पंजाब, पाकिस्तान पंजाब और अफगानिस्तान के कुछ पार्ट्स कवर करता है। सरस्वती रिवर एट प्रेजेंट ड्राई हो चुकी है, लेकिन इस पीरियड में ये एक काफी मेजर रिवर थी और ऋग्वेदा में इसका बहुत बार मेंशन किया गया है। ये सब 7 रिवर्स अर्ली वैदिक इकोनॉमी और सोसाइटी की लाइफलाइन थी, और ये रिवर्स इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन और फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड करती थी। अब अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड की पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात करें, तो पॉलिटिकल लाइफ की बात करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि अर्ली वैदिक सोसाइटी एक ट्राइबल और सेमी नोमैडिक सोसाइटी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्ली वैदिक सोसाइटी एक ट्रांजिशन फेज में थी, जहां ट्राइबल और नोमैडिक लिविंग से एक सेटल्ड लाइफ की तरफ ट्रांजिशन हो रहा था। तो इस अर्ली वैदिक एरा में अब तक सेटल्ड लाइफ की शुरुआत नहीं हुई थी, और इस समय की सोसाइटी अभी तक एक ट्राइबल और नोमैडिक वे में थी। नाउ जो अर्ली वैदिक पीरियड के लोग थे, ये मेनली पैस्टोरलिस्ट थे, मतलब कैटल रियरिंग उनका मेन ऑक्यूपेशन था। यहाँ कोई टेरिटोरियल स्टेट्स या परमानेंट किंगडम्स नहीं थे। यहाँ पर ट्राइब्स नोमैडिक वे को प्रैक्टिस करती थी, यानी कि कुछ कुछ इंटरवल्स पर अपनी लोकेशंस चेंज करती थी। सेटल लाइफ हमें देखने को मिलती है लेटर वैदिक पीरियड में, जब बड़े बड़े किंगडम्स, जिन्हें हम महाजनपदास भी बोलते हैं, ये एस्टैब्लिश हुए थे। नाउ अर्ली वैदिक पीरियड की हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो जो ट्राइब होती थी उसे बोलते थे जना, और हर जना का एक लीडर होता था जिसे राजन कहते थे। और ऐसा नहीं था कि जो राजन था इसके अंडर पूरी ट्राइब या फिर जना का कंट्रोल था, क्योंकि राजन के अलावा हमें इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ट्राइबल असेंबलीज भी देखने को मिलती थी, जिनमें मेनली 4 मेन ट्राइबल असेंबलीज थी: सभा, समिति, विधाता और जना। और इन 4 असेंबलीज का अपना अलग अलग काम था। सभा एक छोटी मीटिंग होती थी जिनमें सीनियर्स और इंपॉर्टेंट लोग होते थे जो राजा को एडवाइस देते थे लॉस, पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजंस पर। समिति एक रिलेटिवली बड़ी मीटिंग थी जहां सारे लोग मिलकर बात करते थे, और यहाँ ट्राइब के बड़े इश्यूज डिसाइड होते थे। अपार्ट फ्रॉम इट, समिति से ही राजा का चुनाव होता था, यानी कि समिति ही डिसाइड करती थी कि अगला राजा कौन बनेगा। विधाता सबसे पुरानी असेंबली थी जिसका यूज रिलीजियस, सोशल और मिलिट्री काम के लिए होता था, और इसमें वुमेन भी पार्टिसिपेट करती थी। और जहां तक जना की बात है, तो ये एक ग्रुप या संघ था जिसमें क्लैन के लीडर्स और वॉरियर्स मिलकर अपनी ट्राइब का काम देखते थे। राजन की जो पोजीशन थी ये हेरिडिटरी नहीं थी, उसका सिलेक्शन मेरिट और लीडरशिप क्वालिटीज के बेसिस पर होता था, और ये सिलेक्शन, जैसा मैंने आपको पहले बताया, समिति के थ्रू होता था। राजा का मेन फंक्शन था ट्राइब की प्रोटेक्शन ड्यूरिंग वॉर्स, कैटल रेड्स ऑर्गेनाइज करना, रिलीजियस सेरेमनीज कंडक्ट करना और जस्टिस प्रोवाइड करना। राजा को गोपा या फिर गोपति भी कहते थे, जिसका मतलब है कैटल प्रोटेक्टर, और ये दिखाता है कि कैटल प्रोटेक्शन राजा की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अर्ली वैदिक पीरियड में हमें डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स के अर्ली ट्रेसेस मिलते हैं। सभा में मेनली एल्डर्स, वाइस पीपल और रिस्पेक्टेड मेंबर्स होते थे जो रिलीजियस और जुडिशियल मैटर्स हैंडल करते थे। ये स्मॉलर और ज्यादा एक्सक्लूसिव ग्रुप था जो एडवाइजरी रोल प्ले करता था। वहीं समिति ज्यादा ब्रॉडर असेंबली थी जो जनरल पीपल को रिप्रेजेंट करती थी और मेजर डिसीजंस में रोल प्ले करती थी, इंक्लूडिंग राजा का इलेक्शन और वॉर की डिक्लेरेशन। ये असेंबली इतनी पावरफुल थी कि राजा को इनका सपोर्ट लेना ही पड़ता था। बिना इनकी अप्रूवल के राजा कोई मेजर डिसीजंस नहीं ले सकता था। वुमेन भी सभा और समिति में पार्टिसिपेट कर सकती थी। उस जमाने के लिए ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव बात थी। नाउ राजा के साथ काम करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे जो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते थे। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट था पुरोहित, जो एक प्रीस्ट होता था और किंग को रिलीजियस, पॉलिटिकल और सोशल मैटर्स पर एडवाइस करता था। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर था सेनानी, जो कि मिलिट्री कमांडर होता था जो वॉर्स और कैटल रेड्स हैंडल करता था। नेक्स्ट था ग्रामीणी, जो कि विलेज हेड होता था। यहाँ एक बात याद रखना कि अर्ली वैदिक पीरियड में, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि ट्राइब्स होती थी और इनमें से
हर ट्राइब के लोग कई सारे टेम्परेरी विलेजेस जो कि आसपास ही लोकेटेड होते थे उनमें रहते थे। सो एक ट्राइब के अंडर मल्टीपल विलेजेस होते थे और ये ग्रामीणी की पोस्ट विलेज हेड की होती थी, यानी कि हर विलेज का एक हेड होता था जिसे ग्रामीणी बोलते थे, और ये ग्रामीणी एज द हेड ऑफ द विलेज उस विलेज के लोकल अफेयर्स को मैनेज करता था। इसके अलावा प्रजापति पास्च्योर ग्राउंड्स का इंचार्ज होता था जो कैटल मैनेजमेंट और ग्रेजिंग एरियाज को सुपरवाइज करता था। ये सब ऑफिशियल्स कलेक्टिवली ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते थे। नाउ अर्ली वैदिक पीरियड में कई सारी ट्राइब्स थी और इन ट्राइब्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट काफी फ्रीक्वेंट था और ये कॉन्फ्लिक्ट मेनली कैटल से रिलेटेड होता था। इन इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स में एक मेन बैटल थी जिसे बैटल ऑफ 10 किंग्स भी बोला जाता है। ये बैटल इसी अर्ली वैदिक पीरियड में रावी रिवर, जिसे पुरुषनी का नाम दिया गया था, इसके बैंक्स पर हुई थी। ये बैटल भारता ट्राइब के किंग सुदास और एक ग्रुप ऑफ 10 किंग्स के बीच में हुई थी, यानी कि एक तरफ भारता ट्राइब थी और दूसरी तरफ 10 और ट्राइब्स थी। इस बैटल में भारता ट्राइब को विक्ट्री मिली थी। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट से पता चलता है कि अर्ली वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल अलायंसेस और पावर स्ट्रगल्स कॉमन थे। अब अर्ली वैदिक पीरियड के सोशल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो अर्ली वैदिक सोसाइटी फैमिली बेस्ड थी। यहाँ फैमिली को बेसिक यूनिट माना गया है और फैमिली को कुल बोला जाता था। फिर फैमिली के ऊपर आता है विलेज, जिसे ग्राम बोला जाता था। फिर विलेज के ऊपर आता है क्लैन, जिसे विस बोला जाता था, और क्लैन के ऊपर आती है पूरी ट्राइब, जिसे जरा बोला जाता था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ये हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन आगे जाके इंडियन सोशल सिस्टम का ब्लूप्रिंट बना। नाउ अर्ली वैदिक सोसाइटी पैट्रियार्कल थी, मतलब मेन डोमिनेंस था। फैमिली का हेड गृहपति कहलाता था, जो एल्डेस्ट मेंबर होता था उस फैमिली का। गृहपति रिस्पॉन्सिबल था फैमिली मेंबर्स के वेलफेयर, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, रिलीजियस सेरेमनीज को कंडक्ट करना और साथ ही एक्सटर्नल रिलेशंस को हैंडल करने के लिए। इस टाइम पर जॉइंट फैमिली सिस्टम प्रेवलेंट था, जहां मल्टीपल जनरेशंस एक साथ रहती थी। जहां तक मैरिज की बात है तो मैरिज जनरली मोनोगामस होती थी, यानी कि हर एक का एक ही पार्टनर होता था। लेकिन रॉयल फैमिलीज में पॉलीगेमी प्रैक्टिस होती थी, यानी कि मल्टीपल पार्टनर्स, और ये मेनली किया जाता था पॉलिटिकल अलायंसेस के लिए। नाउ ऑल्दो अर्ली वैदिक सोसाइटी पेट्रियार्कल थी, लेकिन यहाँ वुमेन का स्टेटस लेटर वैदिक पीरियड के कंपैरिजन में काफी अच्छा था। अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन को एजुकेशन मिलती थी और वो रिलीजियस सेरेमनीज में पार्टिसिपेट कर सकती थी। कुछ वुमेन स्कॉलर्स भी थी जिन्होंने वैदिक हाइम्स को कंपोज किया, जैसे कि अपाला, घोषा एक्सेट्रा। इनके अलावा इस सोसाइटी में गर्गी और मैत्री जैसे लर्नेड वुमेन भी थी जो फिलोसॉफिकल डिस्कशंस में पार्ट लेती थी। इस पीरियड में चाइल्ड मैरिज, सती या पर्दा सिस्टम की प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती थी। गर्ल्स को उपनयना यानी कि सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी का राइट था एजुकेशन के लिए। यहाँ री मैरिज की प्रैक्टिस भी थी। इसके अलावा वुमेन प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकती थी और फैमिली अफेयर्स में वॉइस रखती थी। हाउएवर सोसाइटी में सन की प्रेफरेंस काफी स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि सन्स फैमिली लाइन को कंटिन्यू करते थे और एंसेस्टर्स के लिए रिलीजियस सेरेमनीज परफॉर्म करते थे। इस अर्ली वैदिक पीरियड में वर्ना सिस्टम एग्जिस्ट करता था, लेकिन ये वर्ना सिस्टम ऑक्यूपेशन बेस्ड था, बर्थ बेस्ड नहीं। यानी कि इस सोसाइटी में जो पर्सन जिस ऑक्यूपेशन में है उसका वर्ना उस ऑक्यूपेशन के हिसाब से ही डिसाइड होता था। विच मीन्स एक फैमिली में मल्टीपल वर्ना के लोग भी होते होंगे। ऑल्सो अगर एक पर्सन अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर ले तो उसका वर्ना भी चेंज हो सकता है। सो इस सोसाइटी में सोशल मोबिलिटी पॉसिबल थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये वर्ना सिस्टम ऑक्यूपेशन बेस्ड था, बर्थ बेस्ड नहीं, जिससे फिर एक पर्सन को जो वर्ना मिल गया उसे उसी वर्ना में रहकर अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करनी थी। ऋग्वेदा में हमें 4 वर्नास का मेंशन मिलता है, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास। सो ये था सोशल एस्पेक्ट। अब देखते हैं इकोनॉमिक लाइफ। अर्ली वैदिक पीरियड की इकोनॉमिक लाइफ प्राइमरली पेस्टोरल थी। यहाँ कैटल रियरिंग ही मेन ऑक्यूपेशन था और कैटल ही वेल्थ का मेन इंडिकेटर था। इनफैक्ट कैटल इतनी इंपॉर्टेंट थी कि वॉरफेयर के टर्म्स भी कैटल से ही डिराइव होते थे। और अनसरप्राइजिंगली, क्योंकि कैटल एक मेन इंडिकेटर था वेल्थ का, इसलिए ट्राइब्स के बीच में कैटल रेड्स कॉमन एक्टिविटी थी। ये रेड्स ट्राइब्स के लिए एक इकोनॉमिक नेसेसिटी थी, क्योंकि कैटल वेल्थ तो डिटरमाइन करती ही थी, लेकिन साथ ही साथ सोशल स्टेटस भी डिटरमाइन करती थी। अगर एक ट्राइब दूसरी ट्राइब पर सक्सेसफुल कैटल रेड्स करती थी तो इससे ट्राइबल लीडर्स को प्रेस्टीज मिलती थी और इस वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन होती थी ट्राइब में। कैटल डोनेशंस रिलीजियस सेरेमनीज का इंपॉर्टेंट पार्ट था और प्रीस्ट को गिफ्ट्स में कैटल ही दी जाती थी। किंग को गोपा या फिर कैटल प्रोटेक्टर कहा जाता था, जो उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है। सो पैस्टोरलिज्म प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी अर्ली वैदिक एरा में, लेकिन इस पीरियड में एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस किया जाता था, बट एग्रीकल्चर एक सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी। एग्रीकल्चर में मेनली बार्ले, जिसको यवा बोला जाता था, इसकी कल्टिवेशन होती थी। बार्ले ऑल्दो मेन क्रॉप थी, लेकिन हमें राइस और व्हीट के रेफरेंसेस भी मिले हैं, यानी कि ये दोनों भी ग्रो किए जाते थे। इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर के अंडर एक्टिविटीज आती थी, जैसे कि प्लोइंग, सोइंग और हार्वेस्टिंग, इनके रेफरेंसेस ऋग्वेदा में मिलते हैं। एग्रीकल्चर के जो टूल्स थे इस टाइम पर वो काफी बेसिक थे और इनमें आते थे वुडन प्लोशेयर, सिकल्स और सिंपल इरिगेशन मेथड्स।
नाउ जो ट्रेड होता था विद इन द ट्राइब वो बार्टर सिस्टम पे बेस्ड होता था, मतलब गुड्स के एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड होता था। कॉइन्स या फिर किसी और करेंसी का उस टाइम पर यूज नहीं होता था। और जो गुड्स का ट्रेड होता था इनमें कैटल, ग्रेन्स और हैंडीक्राफ्ट जैसे गुड्स थे। ट्रांसपोर्टेशन के लिए बुलॉक कार्ट्स, हॉर्सेस और चैरिट्स का यूज होता था। साथ ही में रिवर्स और वाटर बॉडीज को नेविगेट करने के लिए बोट्स और राफ्ट्स का यूज होता था, और इनका मेंशन ऋग्वेदा में हमें मिलता है। मिडिल टेक्नोलॉजी की बात करें तो कॉपर और ब्रोंज की प्रेजेंस थी इस पीरियड में, और कॉपर और ब्रोंज के लिए ऋग्वेदा में आयास टर्म का यूज किया गया है। गोल्ड, जिसका मेंशन हिरण्य के नाम से ऋग्वेदा में है, ये एक्सटेंसिवली यूज होता था ऑर्नामेंट्स, वेपन्स और सेरेमोनियल ऑब्जेक्ट्स के लिए। अर्ली वैदिक पीरियड में आर्टिसंस डिफरेंट क्राफ्ट्स में स्किल थे, जो उस टाइम की इकोनॉमिक डाइवर्सिटी को दिखाता है। कार्पेंटर्स चैरियट्स, प्लोज, हाउसेस और रिलीजियस इंप्लीमेंट्स बनाते थे। गोल्डस्मिथ्स ऑर्नामेंट्स, वेसल्स और सेरेमोनियल ऑब्जेक्ट्स क्राफ्ट करते थे। पॉटर्स हाउस होल्ड वेसल्स और स्टोरेज कंटेनर्स बनाते थे। वीवर्स कॉटन और वुलन क्लोथ प्रोड्यूस करते थे। लेदर वर्कर्स शूज, शील्ड्स और आर्मर्स बनाते थे। और ब्लैकस्मिथ्स वेपन और टूल्स फॉर्ज करते थे। सो ये था अर्ली वैदिक पीरियड का इकोनॉमिक एस्पेक्ट। अब देखते हैं इस पीरियड का रिलीजन और फिलॉसफी। इस पीरियड में रिलीजन नेचुरलिस्टिक था, मतलब लोग नेचर को डाइटीज के रूप में वर्शिप करते थे। इन डाइटीज में से इंद्र सबसे इंपॉर्टेंट डाइटी था, जिसे किंग ऑफ गॉड्स कंसिडर किया जाता था। इंद्र वॉर गॉड था, रेन गॉड था और डीमंस को हराने वाला गॉड था। इंद्र के अलावा अग्नि फायर गॉड था। अग्नि एक मैसेंजर था बिटवीन ह्यूमंस एंड गॉड्स, और जो भी ऑफरिंग्स ह्यूमंस को गॉड्स को करनी होती थी वो फायर के थ्रू ही होती थी। अग्नि के बाद वरुणा कॉस्मिक ऑर्डर का गार्डियन था और मॉरल लॉ का अपहोल्डर था। सोमा प्लांट गॉड था और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स का डाइटी था, जो रिलीजियस सेरेमनीज में यूज होता था। सूर्य सन गॉड था, उषा डॉन गॉडेस थी और वायु विंड गॉड था। ये कुछ इंपॉर्टेंट गॉड्स थे अर्ली वैदिक पीरियड के। अर्ली वैदिक पीरियड में ऑल्दो गॉड्स थे, लेकिन टेम्पल्स या आइडल वर्शिप नहीं था। वर्शिप ओपन एयर में होती थी, यज्ञ के थ्रू। यज्ञ के अलावा एनिमल्स जैसे कि हॉर्सेस या फिर बुल्स, इनका इंपॉर्टेंट सेरेमनीज में सैक्रिफाइस भी किया जाता था। इस पीरियड में गॉड्स के वर्शिप का पर्पस स्पिरिचुअल नहीं था, बल्कि मेनली मटेरियल गेन्स के लिए था। और किन मटेरियल गेन्स के लिए वर्शिप किया जाता था? प्रजा यानी कि चिल्ड्रन, पशु यानी कि कैटल, फूड, वेल्थ, हेल्थ और वॉर में विक्ट्री के लिए गॉड्स की वर्शिप करी जाती थी। रिलीजियस प्रैक्टिसेस में फैमिली हेड यानी कि गृहपति जनरली सेरेमनीज कंडक्ट करता था, और कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स के लिए स्पेशलाइज्ड प्रीस्ट्स यानी कि पुरोहित की जरूरत होती थी। इन रिलीजियस रिचुअल्स में हाइम रिसाइटेशन, फायर मेंटेनेंस और प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे। ये रिलीजियस एजुकेशन रिटन नहीं थी और ओरल ट्रेडिशंस के थ्रू ही पास होती थी। अब लिटरेचर और लैंग्वेज की बात करें तो ऋग्वेदा मेन सोर्स है अर्ली वैदिक पीरियड का। ऋग्वेदा में 1028 हाइम्स जिनको सुक्तास बोलते हैं और 10,600 वर्सेस है जिनको ऋचास बोलते हैं, और ये प्रेजेंट है 10 बुक्स या फिर मंडलास में। इन मंडलास का स्ट्रक्चर सोफिस्टिकेटेड है। इन मंडलास में से मंडला 2 से लेकर मंडला 9 ओल्डेस्ट मंडलास है, यानी कि ये पहले लिखे गए थे, जबकि मंडला 1 और मंडला 10 लेटर एडिशंस है जो ट्रांजिशनल फेज के हाइम्स कंटेन करते हैं। नाउ ऋग्वेदा में वैदिक संस्कृत लैंग्वेज का यूज किया गया है, और हमें गायत्री मंत्र ऋग्वेदा में ही देखने को मिलता है। बाकी 3 वैदिक टेक्स्ट सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद लेटर वैदिक पीरियड में कंपोज हुए थे। सो अर्ली वैदिक पीरियड में हमें सिर्फ ऋग्वेदा ही देखने को मिलता है। इस पीरियड में ओरल ट्रेडिशन बहुत स्ट्रांग और सोफिस्टिकेटेड था। वैदिक हाइम्स जनरेशन टू जनरेशन ओरली ही पास होती थी, और यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा एस्टैब्लिश थी जहाँ नॉलेज का ट्रांसफर होता था। अब कल्चरल एस्पेक्ट को देखें तो इसमें हाइम्स का रिसाइटेशन एक म्यूजिकल मैनर में किया जाता था। वैदिक हाइम्स स्पेसिफिक मेलोडीज और राइम्स के साथ चांट होते थे। साथ ही कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी यूज किया जाता था, जिनमें से हैं वीणा और फ्लूट जैसे इंस्ट्रूमेंट्स। सिंगिंग और डांसिंग कम्युनिटी सेलिब्रेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट थे, और वुमेन भी सिंगिंग और डांसिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। म्यूजिक और डांस के अलावा जो बाकी एंटरटेनमेंट के सोर्सेस थे उनमें आते हैं हॉर्स रेसिंग, चैरियट रेसिंग, हंटिंग, गैम्बलिंग, रेसलिंग, आर्चरी, वेट थ्रोइंग जैसी एक्टिविटीज। इसके अलावा फेस्टिवल्स और फेयर्स रेगुलरली ऑर्गेनाइज होते थे, जहां लोग डिफरेंट स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट करते थे। एक्रोबैटिक परफॉर्मेंसेस, मिमिक्री, एलिफेंट फाइट्स, बुल फाइट्स कुछ और एंटरटेनमेंट के सोर्सेस थे। रिलीजियस फेस्टिवल्स भी एट टाइम्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे। डेली लाइफ सिंपल बट वेल ऑर्गेनाइज थी। मॉर्निंग प्रेयर्स, कैटल केयर, हाउस होल्ड वर्क, कम्युनिटी एक्टिविटीज, इवनिंग रिचुअल्स रेगुलर रूटीन था। आर्ट एंड क्राफ्ट्स के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अर्ली वैदिक पीरियड के लिमिटेड है, क्योंकि ये लोग मेनली नोमैडिक थे और परमानेंट सेटलमेंट्स कम थे। ऑल्दो इस पीरियड से रिलेटेड पोट्री और बेसिक टूल्स हमें मिलते हैं एक्सकवेशन में। नाउ ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से ये अर्ली वैदिक ट्राइब्स सप्त सिंधु रीजन से ग्रेजुअली ईस्टवर्ड्स मूव हुए, जहां पर जाके ये सेटल हुए और किंगडम्स का फॉर्मेशन हुआ, जो कि लेटर वैदिक पीरियड का पार्ट है। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड इस ईस्टवर्ड मूवमेंट तक ही था,
यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड के टाइप्स मेनली नॉर्थ वेस्टर्न रीजन तक ही लिमिटेड थी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इस रीजन में 7 इंपॉर्टेंट रिवर्स थी। सिंधु यानी कि इंडस, जो कि मेन रिवर थी इस रीजन की, फिर सरस्वती जो कि काफी माइटी रिवर हुआ करती थी, और साथ में इंडस रिवर की 5 ट्रिब्यूटरीज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये रिवर्स ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन और फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड करती थी। इन रिवर वैलीज में ट्राइबल सेटलमेंट्स डेवलप हुए थे, और इन रिवर्स के बैंक्स पर ट्राइबल गैदरिंग्स, ट्रेड और रिलीजियस सेरेमनीज होती थी। नाउ अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखें, तो अर्ली वैदिक एज का सिग्निफिकेंस इंडियन हिस्ट्री में इमेंस है। ये ट्रांजिशन फेज था प्री हिस्टोरिक ट्राइबल लाइफ से ऑर्गेनाइज सिविलाइजेशन के बीच। इस पीरियड में हमारी कल्चरल, रिलीजियस और सोशल ट्रेडिशंस की फाउंडेशन रखी गई थी। साथ ही में इस पीरियड में ही संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर ट्रेडिशन एस्टैब्लिश हुए थे। इस पीरियड में हमें डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के साइंस भी देखने को मिले थे ट्राइबल असेंबलीज के थ्रू, जिसमें मेनली सभा और समिति डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की ओर इशारा करते हैं। रिलीजियस ट्रेडिशंस जो कि इस पीरियड में एस्टैब्लिश हुए थे, जैसे कि नेचर वर्शिप, हाइम्स का रिसाइटेशन एक्सेट्रा, ये आगे जाके हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस का इंपॉर्टेंट पार्ट बने। इस पीरियड में एक बेसिक इकोनॉमिक सेटअप भी बना। इस इकोनॉमिक सेटअप में कार्टल वेल्थ, बार्टर सिस्टम, क्राफ्ट की स्पेशलाइजेशन एक्सेट्रा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे। साथ ही में यहाँ एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, मेटोलॉजी और टेक्सटाइल प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगी। ये फेज ऑल्दो मेनली पैस्टोरलिज्म पर बेस्ड था, लेकिन इस फेज के एंड में हमें ट्रांजिशन देखने को मिला पैस्टोरलिज्म से एग्रीकल्चर एज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ। सोशल कंसेप्ट्स जैसे कि फैमिली स्ट्रक्चर, मैरिज इंस्टीट्यूशंस, जेंडर रोल्स, वर्ना सिस्टम, ये सब इस फेज में जिस तरह से इवॉल्व हुए, इन्होंने एक फाउंडेशन क्रिएट किया हमारी फ्यूचर इंडियन सोसाइटी के लिए। इस अर्ली वैदिक पीरियड में पेट्रियार्कल सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ, बट यहाँ वुमेन का रिलेटिवली बेटर स्टेटस था कंपेयर्ड टू लेटर पीरियड्स। किनशिप टाइज, ट्राइबल लॉयल्टी, कम्युनिटी कोऑपरेशन के वैल्यूज परसिस्ट किए इंडियन कल्चर में। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अर्ली वैदिक पीरियड के की थीम समझने जरूरी हैं। पॉलिटी में ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, राजा का लिमिटेड रोल, असेंबलीज की इंपॉर्टेंस, डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स का अर्ली डेवलपमेंट, सोसाइटी में फैमिली स्ट्रक्चर, वुमेन का रिलेटिवली गुड स्टेटस, अर्ली वर्ना सिस्टम, पेट्रियार्कल सेटअप की एस्टैब्लिशमेंट, इकोनॉमी में पैस्टोरल डोमिनेंस, कैटल इंपॉर्टेंस, बार्टर सिस्टम, लिमिटेड एग्रीकल्चर, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, रिलीजन में नेचुरल वर्शिप, मेजर डाइटीज का कैरेक्टर, यज्ञ की इंपॉर्टेंस, और लिटरेचर में ऋग्वेदा की सिग्निफिकेंस, ओरल ट्रेडिशंस की स्ट्रेंथ और वैदिक संस्कृत का सोफिस्टिकेशन, ये सब थिंग्स अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड से रिलेटेड है। अर्ली वैदिक पीरियड हमें सिखाता है कि सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, जो मल्टीपल फैक्टर्स जैसे कि जियोग्राफिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल फैक्टर्स के इंटरेक्शन से होता है। सप्त सिंधु की फर्टाइल वैलीज ने आर्यन ट्राइब्स को सेटल होने में हेल्प करी। कैटल रियरिंग ने वेल्थ और सोशल स्ट्रक्चर डिफाइन किया। नेचुरल फोर्सेस की वर्शिप ने माइथोलॉजी और फिलोसफिकल थॉट को डेवलप किया, और ट्राइबल कन्फ्लिक्ट्स ने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग बनाया। ये पीरियड इंडियन आइडेंटिटी की फाउंडेशन थी। हमारी लैंग्वेजेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, फिलोसफिकल कंसेप्ट्स, सोशल वैल्यूज, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ये सब इस पीरियड से ओरिजिनेट होते हैं। सो ये था अर्ली वैदिक पीरियड का टॉपिक। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉलो फॉर मोर।